हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम अपन ने कार्डियक साइकिल तक कवर किया था। लास्ट टाइम बहुत दूर भी था। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक अपन ने कवर किया है, क्या क्या कवर किया है। तो ध्यान से समझते हैं। देखो, जब भी अपन ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन शुरू किया था, है ना, जहाँ से भी शुरू किया था, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले जो अपन ने किया था लेक्चर 1 में, कि भाई क्या क्या बॉडी फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड का मैंने आपको ब्लड जो है पूरा का पूरा ब्लड अपन ने कहाँ पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू में कंप्लीट कर लिया है। ब्लड के फंक्शन बता दिए जो कि ऑलरेडी वहां पे कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद अपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए थे। ओपन कौन सा होता है, क्लोज कौन सा होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार वहां पे जाके देख लेनी चाहिए। ये लेक्चर 1 में अपन ने कवर किया था, ठीक है। उसके बाद जब लेक्चर 2 आया तब अपन ने कवरिंग ऑफ हार्ट देखा था कि हार्ट की कौन कौन सी कवरिंग होती है, कौन सी कवरिंग का क्या कंपोजिशन होता है। और ये सवाल पूछा जाता है कि हार्ट में जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स जो होते हैं, उनका क्या क्या जो है वो रहता है। तो कार्डियक मसल के बारे में आप याद रखना कि स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना कौन से मसल होते हैं, तो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, और सबसे खास जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इंटर कैलेटेड डिस्क होती है। तो ये सब अपन ने कर लिया था कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन सी ओपनिंग्स रहती है। ये देखो, ये सब ओपनिंग्स अपन ने दिखा दिखी कि राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल्स है, जितने भी चैम्बर्स हैं उनमें कौन कौन सी ओपनिंग्स रहती है। वाल्व्स ऑफ हार्ट में अपन ने देखा था कि कितने वाल्व्स रहते हैं, कितने परमानेंट रहते हैं, कितने कंजेनाइटल होते हैं, और एडल्टहुड में कितने, यानी कि एक मैच्योरेशन के बाद कितने चले जाते हैं, ठीक है। और ये सारा एज इट इज याद रखना, आपको कहाँ पे काम में आने वाला है, अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब आप मेडिकल में घुसोगे वहां पे भी काम में आएगा। अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ना है। अभी जितना हाईलाइट किया है उतना ही पढ़ना है आपको। ओके, ये सब अपन देख चुके थे। अपन ने लास्ट में ईसीजी का वेव देखा था, ठीक है। ईसीजी इतने डिटेल्स में अपन 11 12 में नहीं पढ़ते हैं। उसका अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, एक फॉर्मेशन देखा था कि ईसीजी को रीड कैसे करते हैं। नहीं, ये नहीं देखा था ईसीजी को रीड कैसे करते हैं, कहाँ देखा था। एक कैरेक्टरिस्टिक वेव होता है ईसीजी का, जिसको अपन ने लास्ट टाइम देखा था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल है क्या, तो देखने से तो लगता है कि एक साइकिल होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा कि जो रेगुलर पैटर्न में होता होगा, ठीक है। इसको ही साइकिल बोलते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा, जैसा भी हो, लेकिन एक रेगुलर पैटर्न में होने वाली कोई चीज होगी। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि हार्ट का साइकिल, मतलब हार्ट की कुछ एक ऐसी इवेंट्स होगी कि जो कि एक हर साइकिल में रिपीट होती होगी, हर एक बार रिपीट होती होगी। अब मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट में दो चैम्बर्स ऊपर है, दो चैम्बर्स नीचे है, ऐसा अपन ने मान लिया है। एक्चुअल एनाटॉमी में थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि हार्ट जिस पोजीशन में अपन एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं वहां पे थोड़ा सा, वहां पे अपन को डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए अपन याद रखेंगे कि ऊपर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है, ठीक है, ये अपना राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम है। तो इनको जहां जहां से ब्लड आता है वहां से इनको रिस्पेक्टिवली वेंट्रिकल्स में घुसाना है ब्लड, और ये वेंट्रिकल्स को आगे रिस्पेक्टिवली उनके काम में घुसाना है, ठीक है। मैंने आपको टाइप ऑफ सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन और पढ़ाए थे, और अपन ने ये रेस्पिरेशन में भी देखा था कि एक होता है राइट साइडेड सर्कुलेशन, एक होता है राइट साइडेड सर्कुलेशन, और एक होता है लेफ्ट साइडेड सर्कुलेशन। दूसरा अपन ने ये भी देखा था कि राइट साइडेड हार्ट और लेफ्ट साइडेड हार्ट, ये क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों चीजें ऊपर भी बताई थी, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में, और रेस्पिरेशन में भी बताई थी। आप दोनों एक बार देख लेना, ठीक है। दो चीजें आपको रिवीजन करनी है, एक है व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है व्हाट इज राइट साइडेड हार्ट एंड व्हाट इज
लेफ्ट साइडेड हार्ट। ये दो चीजें आपको कहीं से भी रिवाइज करनी है, आपके एनसीईआरटी में दी हो और एनसीईआरटी में ना दी हो तो भी आपको रिवाइज करनी है। अभी अपन आते हैं कार्डियक साइकिल पे। तो इनको ऊपर से नीचे ब्लड भेजने के लिए और इनको आगे फर्दर ब्लड भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और वापस से रिलैक्स करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में मान लो कि यहाँ तक पानी है। अब इस पानी को यहाँ से बाहर निकालना है इस तरीके से, तो इस बॉटल को आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों तरफ से स्क्वीज करोगे, ऐसे दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जितनी बार इसमें पानी आता है उतनी बार आप इसको दबाते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, वापस क्या करते हो, इसको रिलैक्स करते हो। तो इस पूरे कंसेप्ट को ही बोला जाता है कार्डियक साइकिल, कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और हार्ट जो है वापस रिलैक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। अब क्या चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक साथ रिलैक्स होते हैं, क्या अलग अलग टाइम पे रिलैक्स होते हैं, तो समझने वाली और लॉजिकल बात है। मान लो कि राइट एट्रियम में पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे ब्लड भरा हुआ है राइट एट्रियम में। ठीक है, जब राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से ऐसे दबेगा, तभी ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे। लेकिन उसी समय अगर राइट वेंट्रिकल भी दब गया तो क्या उसमें ब्लड आ पाएगा, नहीं, जगह ही नहीं है, वो वापस से बैक फ्लो हो जाएगा। तो एक बात तो वो हो गई कि दोनों एक साथ नहीं वो होने वाले हैं। ठीक है, सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से एक चीज समझने वाली है, और वो बात ये है कि एक बात समझ में आ गई कि दोनों एक साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, या तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये हुआ, इधर तक आप ये समझे कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको भी अपने से ब्लड आगे भेजना है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर राइट एट्रियम में ब्लड है, उसको ब्लड आगे भेजना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके भेजेगा, और राइट वेंट्रिकल में है अगर ब्लड तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके आगे भेजेगा। ठीक है, इतना बेसिक चीज समझ में आया। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं देखो हर लाइन के पहले आपको बेसिक समझाऊंगा। हो सकता है कि कार्डियक साइकिल का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए, आपको लास्ट में उतना ही पढ़ना है कि जितना इस पेज पे लिखा होगा। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है, इस पेज पे जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, लेकिन समझेंगे अपन ज्यादा। ठीक है, और उसी में अपनी भलाई है, समझना ज्यादा है, एग्जाम टाइम पे पढ़ना कम है। अभी कम समझोगे तो एग्जाम टाइम पे कम चीज को भी ज्यादा टाइम में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, मैं सिर्फ नोट्स बनाने के पर्पज से डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आपको इतना बड़ा डेफिनेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में डेफिनेशन लिखना नहीं होता है। ठीक है, और पूछते भी नहीं है। लेकिन वेरियस इवेंट्स अकर्स इन अ हार्ट, वेरियस इवेंट्स occurs in a heart during one heartbeat। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये तो मैंने आपको हालांकि फिर भी कम चीजें बताई, लेकिन पूरा जो एक जितने भी कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टॉल होंगे चारों चेंबर के मिला के, वो एक हार्ट बीट में होंगे। और एक हार्ट बीट आपकी होती है कितने सेकंड की, तो 0.8 सेकंड की, यानी कि पूरा का पूरा 1 सेकंड की भी नहीं होती है। ठीक है, आर रिपीटेड, आर रिपीटेड इन द सेम साइकिल, इन द सेम साइकिल, या तो बोलेंगे साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट। यानी कि एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट तक जितनी भी चीजें होगी वो सेम ऑर्डर में होगी, सेम मैनर में होगी। ठीक है, तो दिस साइक्लिक रिपीटेशन, cyclic repetition of various heart events constitute one cardiac cycle, or constitute
कार्डियक साइकिल। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी तक मैंने आपको कौन कौन सी इवेंट बताई, तो दो ही इवेंट्स बताई है। एक मैंने बताया आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा और दूसरा मैंने बताया आपको क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलेंगे सिस्टोल, याद रखना। सिस्टोल म्हणजे कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन म्हणजे सिस्टोल, ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। ओके। अच्छा, दूसरा अपन देखते हैं डायस्टोल। अच्छा, डायस्टोल किसको बोलेंगे, तो जो भी रिलैक्सेशन होता है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अभी से ही क्या करना है, याद रख लेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। ओके। स्पेलिंग पे मत जाइयो कहीं पे भी, मुझे भी उतनी ही आती है जितनी आपको आती है, उससे भी कम आती है, तो उस पर मत जाइयो। दो चीजें आपको याद रखनी है। पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। अभी तक मैंने आपको याद रखने के लिए क्या बोला, ना तो मैंने आपको बोला है डेफिनेशन याद रखने को, ना तो मैंने बोला है कि भाई इसको रटो कहीं लिखो, कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन याद रहे ठीक है, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं है। अगर आप बोर्ड के लिए लिख रहे हो तो डेफिनेशन में याद रखना है क्या, कि भैया हार्ट में एक बीट के ड्यूरेशन में मल्टीपल इवेंट्स होती है और वही इवेंट्स जो होती है अगले बीट तक क्या होती है, सेम साइकिल में रिपीट होती है। ठीक है। तो ये जो साइक्लिक रिपीटेशन है हार्ट की इवेंट्स का, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कैसे भी लिखोगे उसको पता है कि आपको आता है तो वो मार्क्स दे देगा। अब ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब टोटल जो हार्ट में इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो 7 इवेंट्स होते हैं। टोटल कितने इवेंट्स होते हैं, 7 इवेंट्स होते हैं। यानी कि ये जो आपके चैम्बर्स है हार्ट के, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये चारों चैम्बर मिलके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7 इवेंट्स टोटल होते हैं। होता क्या होगा, कहीं ना कहीं या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन हो रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लो कि अब 7 इवेंट्स कैसे हो गए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल ऐसे पड़ी है, ठीक है, बॉटल अभी जो है उसमें पानी भरा है। अब मैंने इस बॉटल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि स्क्वीज किया, तो बॉटल कुछ ऐसी हो गई। ध्यान से समझिए, मजा आएगा। कार्डियक साइकिल ऐसा पढ़ो फिर से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो बॉटल को जैसे ही आपने स्क्वीज किया, बॉटल में से कुछ पानी जो था वो बाहर उड़ के बाहर आ गया। ठीक है। तो मान लो कि ये पहला कोई एक फेज 1 था, मान लो कि कोई फेज था, पानी सारा कहाँ आ गया, बाहर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर आपने कभी ऐसी वाली बॉटल को स्क्वीज किया है, जो वो पानी की एक बॉटल आती है 10 रुपए की, तो वो बॉटल फिर ऐसी ही रह जाती है और उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने स्क्वीज किया तो सारा पानी निकल जाता है। ऐसा कभी हो, कभी नहीं होगा। आप ध्यान से समझना, बॉटल उल्टी नहीं करनी, आपने को ऐसे ही रख के स्क्वीज कर ली तो सारा पानी नहीं निकलेगा, कुछ पानी अंदर रह जाएगा। अभी भी आप देखो कि पानी निकल गया, फिर भी बॉटल कैसी है, दबी हुई है, मतलब अभी भी ये सिस्टोल की कंडीशन में। ठीक है, ये डायस्टोल की कंडीशन में था, अभी ये सिस्टोल की कंडीशन में। अब मान लो कि कोई पानी भर रहा है, पहले जब खाली हो रहा था तब भी सिस्टोल था, ठीक है, अभी भरा रहा है तब भी क्या है, सिस्टोल है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भरने के बाद आपको पता होगा कि बॉटल कैसा होता है, अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेती है। और अभी भी पानी आ रहा है, थोड़ा पानी भरा, बॉटल ने शेप रिगेन कर लिया, यहाँ तक पानी भरा, बॉटल का शेप वापस मेंटेन हो गया, और अभी भी पानी आ रहा है। तो देखो, पानी आ रहा था तब सिस्टोल था, पानी खाली हो रहा था तब भी सिस्टोल था, और अभी पानी आ रहा है फिर कौन सा हो गया, डायस्टोल हो गया। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी दो ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी दो इवेंट्स हो रही है, एक में पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक में मतलब खाली हो रहा है, और एक में पानी भरा रहा है, तब भी सेम चीजें हो सकती है, तब भी दोनों सिस्टोल में रह सकते हैं। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी दो कंडीशन, दोनों में पानी आ रहा है, देखो इसमें भी पानी आ रहा है और इसमें भी पानी आ रहा है, लेकिन उसमें हार्ट का एक में स्टेट सिस्टोल का है और एक में डायस्टोल का है।
तो ऐसा याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं जितना मैंने बना दिया, उसके लिए सॉरी। अपन सिंपल ये एक एग्जांपल देने का मैंने ट्राई किया कि भैया ऐसा हो सकता है कि दो सेम कंडीशन में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हो, या तो दो सेम इवेंट्स में हार्ट की कंडीशन अलग अलग हो। अब सबसे पहला जो इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो जनरली बुक में लास्ट में लिखा होता है, ठीक है। मैं आपको पहला बता रहा हूँ, लेकिन वो बुक में जो है वो लास्ट में लिखा होता है। लेकिन मैं आपको पहला क्यों बता रहा हूँ, वो जब अपन साइकिल एंड करेंगे, यानी कि 7वें स्टेज पे पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये पहले क्यों बताया। तो मान लो कि सबसे पहला जो इवेंट हार्ट में होता है उसको अपन ने बोल दिया डायस्टेसिस। क्या बोल दिया? डायस्टेसिस। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया अभी तो आपने बोला था सिस्टोल या डायस्टोल, ये डायस्टेसिस क्या होगा? तो ध्यान से समझो, सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो हार्ट की कंडीशन को बोलते हैं कि हार्ट ने सिस्टोल मतलब हार्ट के किसी चैम्बर ने सिस्टोल किया या और डायस्टोल किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ। डायस्टेसिस फेज का नाम है, यहाँ पे 7 फेज होंगे, सातों के नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। उसमें हार्ट जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल करता रहेगा। अपन देखते हैं आगे, इतना घबराना नहीं है, एक भी स्टेज का नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके मार्क्स ही नहीं है, ठीक है। ओके, मान लो कि पहला जो फेज है उसका नाम क्या है? डायस्टेसिस। याद रहेगा? अभी बोलेंगे कि भैया अभी आपने बोला कि याद नहीं रखना है और अभी आप ही बोल रहे हो कि याद रहेगा। कोई बात नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायस्टेसिस को अपन देखते हैं कि डायस्टेसिस को कैसे याद रखना है। मान लो कि अभी मैं हार्ट बनाऊंगा, बहुत गंदा सा बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक हार्ट बनाया, ये हार्ट बनाया ऐसा, ठीक है। थोड़ा गंदा सा बना है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। मान लो कि ये मैंने एक हार्ट बनाया है, और ये अभी के लिए अपन देखो स्केमेटिक डायग्राम है, सच मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको ये ऊपर जो दो एरिया दिख रहे हैं ना, ये क्या है? एट्रिया है। एक राइट एट्रिया है, एक लेफ्ट एट्रिया है, याद रहेगा आपको, राइट एंड लेफ्ट। ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक कस्प होगा, यहाँ पे भी एक ऐसे कस्प होता है, ट्राइकस्पिड होता है, और यहाँ पे बाइकस्पिड होता है, ठीक है। इसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं और इसको ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब डायस्टेसिस कौन सी कंडीशन है ये याद रखना। ये वैसी कंडीशन है कि जहाँ पे दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर दोनों कैसे हैं? रिलैक्स स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल अपन हर बार में दो बॉटल्स की अपन एनालॉजी लेंगे, ठीक है, एनालॉजी लेंगे दो बॉटल्स की। मान लो कि यहाँ पे मैं दो बॉटल बना रहा हूँ साइड में ही, ठीक है। एक बॉटल उल्टी बनाएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? एट्रिया को। और एक बॉटल सीधी बनाएंगे जो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगी। ये ऊपर एट्रिया है और नीचे वेंट्रिकल। देखने से क्या लगता है? दोनों ऊपर एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों क्या है? रिलैक्स स्टेट में है। तो डायस्टेसिस में भी वैसा ही होता है कि बोथ एट्रिया एंड ventricles are in relaxed state। चलो, अब एक और चीज याद रखनी है। अगर आपने हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली जो लेक्चर थी अपनी, उसमें अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो चीज ये थी, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उसके जो वाल्व्स होते हैं ना, वो उसके जो टेंडेंस होते हैं, कॉर्डा टेंडन ही पड़ा था, वो कहाँ पे अटैच होते हैं? वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे अटैच होते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये वाल्व्स कब क्लोज होते हैं? आपने साइकिल में हवा भरी है कभी? ठीक है, तो ऊपर से जब आप प्रेशर मारते हो
तो वाल्व खुले रहते हैं। ठीक है, वाल्व तभी बंद होंगे, याद रखना, जब कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे वेंट्रिकल्स ऐसा दबेगा, तभी ये वाल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो कस्पिड वाल्व्स होते हैं, ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड, वो वेंट्रिकल के क्लोजर पे बंद होते हैं, और जो सेमिल्यूनार वाल्व्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये है आपके सेमिल्यूनार वाल्व, यहाँ पे है। सेमिल्यूनार वाल्व तब क्लोज होते हैं जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, खुले होते हैं। मान लो कि अभी ये वेंट्रिकल आपका कैसा है, डायस्टोलिक स्टेट में खुला है। तो जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेट में होगा तब क्या क्या चीजें होगी वो पहले याद रखो। जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेट में होगा तो कौन से वाल्व बंद होंगे, जो सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं वो बंद होते हैं, और कस्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन है अभी। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा, ओपन रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स स्टेट में है, आप देख रहे हो। अब दोनों अगर रिलैक्स है, एट्रिया भी खुला है और वेंट्रिकल भी खुला हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जब एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों खुले होते हैं तब वाल्व कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। जो कस्पिड वाल्व है वो ओपन होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में तो सर्कुलेशन शुरू ही रहता है, यानी कि ये यहाँ पे वेना कावा से यहाँ पे ब्लड आता है, पता है ना आपको, एट्रिया में ब्लड कहाँ से आता है, वेना कावा में से। अगर मैं आपको राइट एट्रिया के बारे में बताऊँ तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा, और अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो वहां पे कहाँ से ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है। ओके, तो एट्रिया में जो भी ब्लड आ रहा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर दोनों ओपन है तो ब्लड ही नहीं आ रहा होगा, नहीं, बॉडी में सर्कुलेशन शुरू ही रहता है। तो एट्रिया से जो ब्लड आ रहा है, क्योंकि दोनों रिलैक्स स्टेट में है, वाल्व ओपन है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉल कर जाता है, एट्रिया में कहीं पे रुकता नहीं है। तो डायस्टेसिस ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे दोनों, यानी कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों कैसे स्टेट में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो जो भी ब्लड्स आता है, चाहे वो लंग से आता है और चाहे वो कहीं से भी आता हो, ठीक है, तो दोनों याद रखो कि ब्लड फ्रॉम दी, यहाँ पे लंग्स लिखा है, ठीक है, अपन को याद रखना है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, ये दोनों से थ्रू एट्रिया directly falls in ventricle, falls into ventricles। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको अपन बोलते हैं कौन सा स्टेट, डायस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा फेज। दूसरे फेज में क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जब पहला फेज होता है ना, तो तब एट्रिया को पता नहीं होता है कि मुझे बंद होना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब क्या होता है कि अब एट्रिया को पता होता है कि अरे ब्लड तो सीधा जाता है, तो मैं भी कुछ हेल्प करूँ। इस स्टेट में क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो सीधा वेन से आ रहा है और यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड जमा हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो कंसेप्ट है ना, ब्लड सीधा आके गिरता है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी उसके रुकावट के, उसको बोलते हैं अपन रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। क्या बोलते हैं इसको, रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। तो यहाँ पे जो ये फीलिंग हो रही है इसको बोलते हैं अपन रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, इस स्टेट में मुझे ये बताओ कि इस स्टेट में एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स है, रिलैक्स का मतलब क्या हुआ, अभी अभी रिलैक्स हुए हैं, तो इसके पहले उसका सिस्टोल हुआ होगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे जो होगा तो एक तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला ब्लड है, प्लस यहाँ पे एक जो ब्लड आएगा वो आएगा कौन सा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
ये 2 वॉल्यूम आएंगे। ये दोनों आपको कतई याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये अभी नहीं आएगा, ये आगे जाके आएगा, ठीक है। 5वें, 6ठे और 7वें में ये दोनों टर्म्स आती है उस फेज में। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि पहला फेज डायस्टेसिस है जिसमें दोनों रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। तो जो भी ब्लड ऊपर से आता है वो सीधा का सीधा एट्रिया के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, चलो याद ही नहीं रखना अभी इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा जो फेज होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने डीपोलराइजेशन समझा है? डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी मसल का स्टिमुलेट होना। तो एट्रिया यहाँ पे डीपोलराइज हो रहा है, एट्रिया यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलाइज हो रहा है, उसको स्टिमुलाई मिल रहा है, तो उससे वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये मैं फिर से यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये आपका एट्रिया बन गया, ठीक है, ये राइट एंड लेफ्ट बन गया। यहाँ पे जो है वो आपका क्या बन गया, वेंट्रिकल बन गया, ठीक है। तो मैं वेंट्रिकल ऐसा पिचका हुआ क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, वेंट्रिकल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो वेंट्रिकल्स की हेल्थ मैटर करती है भाई, ये आपका वेंट्रिकल हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ से जो दोनों वेसल्स जा रही थी वो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये देखो, ये स्केमेटिक डायग्राम है, ये पूरा का पूरा गलत है, पर फिर भी बना रहे हैं अपन, हर बार से मैं हर साल से बना रहा हूँ और ये बनता ही जा रहा है। देखो, इस स्टेट का नाम क्या दिया अपन ने, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। मुझे बताओ एट्रियल डीपोलराइजेशन में क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये जो अंदर की तरफ जब भी अपन किसी के बारे में एरो बनाएंगे ना, इसका मतलब होगा ये किसको दिखा रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहे हैं। अब एट्रिया यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल ने अभी बोला था डायस्टेसिस में अपन ने देखो कि दोनों रिलैक्स स्टेट में है। अपन यहाँ पे क्या लिखा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब सिर्फ एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ एरो का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है और एट्रिया क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है। एट्रिया डीपोलराइज किसकी वजह से होता है वो लिख रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नोड जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलाई हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ऐसे नोड स्टिमुलाई एट्रिया, और उसकी वजह से क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो एट्रिया जो है अब यहाँ पे डीपोलराइज हुआ। अगर एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस नीचे, ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड था, ठीक है, और यहाँ से और ब्लड आ गया। अब इसमें क्या हुआ, देखो फिर से अपन दोनों बॉटल बनाएंगे। ये नीचे वाली बॉटल है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब ऊपर वाली जो बॉटल थी उसमें से पानी गिर रहा था, लेकिन एक होता है ना कि भाई एक टाइम के बाद पानी रुक जाता है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, फोर्स करके उस पानी को लाना पड़ता है। तो उसी तरीके से एट्रिया ने क्या किया, जब तक डायरेक्ट ब्लड जा रहा था तब तक उसने जाने दिया, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्लड जाना बंद हो गया, तो उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया और रिमेनिंग जो ब्लड था वो भी उसने निकाल दिया। तो ये अपन इस तरीके से बताते हैं, ये बॉटल कॉन्ट्रैक्ट हो गई ऊपर वाली, ठीक है, और यहाँ से फटाफट से ये जो रिमेनिंग वाला था वो भी निकल गया। तो इससे ये जो अपन ने यहाँ पे दो टर्म लिखी थी उसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, वो फिर से लिख देंगे, लेकिन इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ कि वॉट एवर रिमेनिंग ब्लड वॉज प्रेजेंट या वेर प्रेजेंट इन द एट्रियम वो अब वेंट्रिकल्स में आ गया। तो रिमेनिंग 30% ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स। अब ये 30% कहाँ से आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ टर्म्स पे जाओ, अभी के लिए आप नंबर्स पे मत जाओ,
सिर्फ टर्म्स पे जाओ, अपन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तब मैं आपको सारे के सारे नंबर्स बताऊंगा। तो मैंने ये बोला कि जब भी अपन नल खोल देते हैं या बॉटल उल्टी कर देते हैं तो मैक्सिमम या मेजोरिटी ऑफ जो उसमें फ्लूइड होता है वो नीचे आ जाता है, जो कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नीचे आ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बचा हुआ जो 30% था, यहाँ से 70% तो आ गया, 30% जो बचा हुआ था वो कैसे आएगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जितना भी 30% ब्लड था वो सारा का सारा कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एट्रिया एकदम खाली है, ठीक है। मान लो कि एट्रिया खाली है तो उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को भरना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे एट्रिया पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे डाल दिया तो वो खाली हो गया, तो भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए वो दो चीजें करेगा, पहला तो अपना शेप रिगेन करेगा और दूसरा वो थोड़े टाइम के लिए अपना वाल्व क्या कर देगा, बंद कर देगा, ताकि वो उसमें थोड़ा वो ब्लड वापस से भर सके, ठीक है। तो इसके लिए ही इसके बाद जो तीसरा फेज आता है उसको अपन बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये समझना है, कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ध्यान से समझना कि ये मान लो कि आपका एट्रिया है, अब यहाँ पे नहीं बना सकते इसीलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एट्रिया है और ये जो था वो आपका वेंट्रिकल्स था, ठीक है। ये शेप जो है ना वो बहुत गंदा बन रहा है मेरे को लग रहा है, और इसको अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी ड्राइंग खराब है तो है, ठीक है। थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ठीक है। शेप पे नहीं जाना चाहिए, ड्राइंग पे भी नहीं जाना, हाँ। चलो, अब मैंने आपको टर्म कौन सी लिखा है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन आइसो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब किसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो याद रखना है ब्लड का वॉल्यूम, और ब्लड का वॉल्यूम कब कॉन्ट्रैक्ट रहे, कांस्टेंट रहेगा, जब सारे वाल्व बंद कर दो, ठीक है। इस वाल्व को बंद कर दो ताकि यहाँ से ब्लड नीचे ना आ पाए, और दूसरा ये वाले वाल्व बंद कर दो ताकि यहाँ से ब्लड बाहर ना जा पाए। यानी कि इस कंडीशन में ये सारे के सारे जो वाल्व है आपके वो कैसे होंगे, बंद होंगे, ठीक है। तो ये मैंने वाल्व सारे के सारे बंद कर दिए, ठीक है। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पहली चीज आपको याद रखनी है वो है ऑल फोर वाल्व जो है आर क्लोज, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से ही तो क्या रह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो रह रहा है कांस्टेंट, ठीक है, ओके। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, देखो मुझे एक बात बताओ कि ऑलरेडी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, उसको अपने में ब्लड भरना है ताकि वो क्या कर पाए, वापस से डायस्टोल हो पाए, मतलब वापस से रिलैक्स हो पाए, तो वो तो अब रिलैक्स होगा। तो एट्रिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो फिर किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अभी जिसमें ब्लड भर गया होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड अभी वेंट्रिकल्स में भरा था तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें याद रखना है आपको कि किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी शुरू हुआ है, ठीक है, एकदम आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं फील होगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की एक और वजह है, एक वजह ये है कि चूंकि यहाँ पे चारों के चारों वाल्व बंद होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आप दरवाजा खोलते हैं अपन जब भी तो उसमें आवाज नहीं होता है, ठीक है, हिंज में से आवाज होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप दरवाजा बंद करो, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो तो क्या होता है कि उसका जो फ्रेम होता है ना वहां पे दरवाजा अथड़ाता है, ये दरवाजा है, मान लो कि ये हिंज से इसको जैसे ही बंद करोगे तो ये वाली पार्ट है वो यहाँ फ्रेम पे अथड़ाएगी, तो दरवाजा बंद होने पे क्या होता है, आवाज होता है। यहाँ पे भी तो चारों के चारों क्या हुए हैं, वाल्व बंद हुए हैं, यहाँ पे चारों चारों वाल्व
बंद हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले क्या बताया था, ये वाल्व जो है ना वो ऑलरेडी बंद है। ऐसा क्यों बंद है? क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा था, इस नीचे वाली बॉटल में ब्लड आ रहा है कब से, तो ये नीचे चला जाएगा ना। अभी तक तो इसने ब्लड को क्या किया है, अपने अपने संग्रह किया। तो ये वाल्व तो जब से डायस्टेसिस है तब से क्या है, बंद ही पड़े हैं। तो देखो ये वाल्व यहाँ पे भी बंद थे, ये वाल्व यहाँ पे भी बंद थे, और ये वाल्व यहाँ पे भी बंद है। तो ये जो दरवाजा बंद अभी कौन सा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी जो दरवाजा बंद हुआ है वो ये वाला है, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हुए हैं, और उसकी वजह से ही आवाज आती है। और वो आवाज जो आती है वो कैसी आती है, लब करके एक आवाज आती है। तो यहाँ पे याद रखना कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ कस्पीड वाल्व। अब आप इसमें दोनों याद रखना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ये जो वाल्व है उसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस, और वो जो साउंड होती है, उसकी आवाज जो आती है वो, उसको अपन बोलते हैं S1 साउंड, यानी कि साउंड 1। और उसका आवाज कैसा होता है, जब आप स्टेथो में सुनते हैं तो उसका आवाज होता है लब करके आवाज आता है, LUBB, लब। ओके। अच्छा, इस ये जो आवाज आता है ना, उसका एक क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब आप इसको ग्राफ पे, अभी एक दूसरा आवाज आएगा उसके साथ जब आप कंपेयर करते हो, तो आप पाओगे कि आपका ये जो आवाज है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन वो अभी जो आगे आवाज आएगा उससे कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसमें भी फिजिक्स आ गया, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसमें आप देखो टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है इस आवाज में लो इंटेंसिटी एंड मोर टाइम। तो दबा दबा सा आवाज आएगा। ठीक है, और ये आवाज कब आता है, ये क्लोजर कब होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी अभी इसने अपने आप को, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि जब वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल में जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, तभी मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए, इसीलिए ये वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज हो गए तो तभी ये आवाज आता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टल आपको लब आवाज सुनाई देता है। और दूसरी आपको एक बात याद रखनी है, इसको अपन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अभी तक अपन ने कितने फेज देखे, पहले डायस्टेसिस देखा जिसमें दोनों खुले हुए थे। अगर दोनों बॉटल खुली हुई है तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो एकदम पैसिवली, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी रेजिस्टेंस के सीधा का सीधा अंदर आ जाएगा, और उसमें मेजोरिटी ब्लड यानी कि 70% ब्लड जो है वो नीचे आ जाता है। दूसरा अपन ने देखा एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसकी वजह से बचा कुचा 30% जो ब्लड था वो भी अंदर आ गया। और तीसरा अपन ने देखा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कि अब भैया वेंट्रिकल जो था उसमें तो ब्लड आ चुका है लेकिन उसको ब्लड आगे पहुंचाना है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना यहाँ पे शुरू कर रहा है। तो शुरू करने का जो दौर है उसको अपन बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और इस पोजीशन पे क्या होता है, ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इस पोजीशन पे क्या होता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, धड़ाम से वहां पे कस्पिड वाल्व यानी कि राइट एंड लेफ्ट पे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो वाल्व है वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। और उसकी वजह से एक साउंड सुनाई देता है, और जिसको अपन ने बोला कौन सा साउंड होता है, वो वाला लब साउंड होता है, लो इंटेंसिटी का और ज्यादा टाइम का वो साउंड होता है। S1 साउंड कब सुनाई देता है, एट द बिगिनिंग ऑफ आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। यहां तक क्लियर है? अब आता है चौथा फेज। चौथा जो फेज होता है उसको अपन बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन।
एकदम इजी है, ध्यान से समझना कि रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या होता है। फिर से मैं हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, हंसना मत। देखो ये भी नहीं चाह रहा है कि मैं हार्ट बनाऊँ इतना गंदा, पर बनाना पड़ता है भाई। देखो, ठीक है, जैसा बनाए यही से काम चलाना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए कोई आर्टिस्ट को ढूंढ के ला नहीं सकता कि हार्ट बना दो। अब ध्यान से समझो, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो कस्पिड वाल्व्स होते हैं ना, वो तो यहाँ पे क्या होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल ने क्या किया, अपने आप को दबाने की कोशिश की, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेमिल्यूनार वाल्व्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो एक अयोटा के पास होता है और एक किसके पास होता है, पल्मोनरी आर्टरीज के पास होता है। पल्मोनरी आर्टरीज ही होती है ना, कि वेन्स होती है, क्या होता है बोलो। तो एक अयोटा के पास होता है और एक पल्मोनरी वेसल्स यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है। अब ध्यान से समझना कि जो आपका लेफ्ट जो साइड होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सिस्टम में ब्लड पहुंचाएगा। कहाँ पे पहुंचाएगा, सिस्टम में। और ये जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास। ये लंग्स के पास जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ऐसे लाएगा, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आप अभी इतना याद रखो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टम में जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहीं पे भी जाए। लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्शन शुरू होता है, सेमिल्यूनार वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। एकदम से आपने क्या किया, गुब्बारा दबा दिया। रुक जाओ, देखो यहाँ पे ये पता चल गया था, कौन सा था ये, सेकेंड वाला फेज था। सेकेंड वाले फेज में क्या हो रहा था, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा था, एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, ठीक है। ओके, फिर हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, जिसमें क्या हुआ कि भैया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में एट्रिया तो अपने आप को क्या कर दिया, डायस्टोल कर दिया। एट्रिया ने अपने आप को क्या कर दिया, डायस्टोल कर दिया, यानी कि अपना खुद को वो कर दिया, और अपना ढक्कन भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि ब्लड इसमें समा पाए। अभी भी ब्लड तो आ ही रहा होगा इसमें, ये तो ढक्कन बंद कर लिया इसलिए नीचे नहीं आ रहा है। और सामने की तरफ वेंट्रिकल जो है वो अपने आप को थोड़ा 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 कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा ही किया, देखो अभी जस्ट बिगिनिंग पे है। अब मुझे बताओ कि अभी ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या ब्लड इसमें से खाली होगा, नहीं होगा, क्योंकि चारों वाल्व यहाँ पे क्या है, बंद है। देखो और फोर वाल्व यहाँ पे बंद है, चारों बंद है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, खाली नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी कर रहा है, इसलिए इसको बोला आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब एक हद से ज्यादा जब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऊपर का बॉटल तो जो है आपका, वो तो डायस्टोलिक स्टेट में ही है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले ने अपने को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये यहाँ से वेंट्रिकल्स जो था वो फट गया। फटता नहीं है, उसमें ओपनिंग ही रहती है, लेकिन बॉटल की एनालॉजी से समझते हैं कितना कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई वहां से ब्लड भी निकला। तो ये कैसा होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, मतलब कि एकदम से वहां से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हुआ। और ये कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, सेमिल्यूनर वाल्व से निकलेगा, ठीक है। ओके, अब इसको ये समझो, नीचे से नहीं निकल रहा है, ठीक है। मान लो कि हार्ट में भी तो इसकी ओपनिंग नीचे थोड़ी है। मान लो कि ये ब्लड यहाँ था और ये एकदम से इतना कॉन्ट्रैक्ट किया कि यहाँ पे इसकी दूसरी ओपनिंग थी और ये यहाँ से निकलने लगा। अब आपको भी पता है कि बॉटल जब आप ऐसी होती है, ठीक है, जब आप इसको स्क्वीज करते हो तो पानी यहाँ से निकलता है, लेकिन सारा नहीं निकलता है, थोड़ा तो अंदर रह जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, सारा पानी नहीं निकलेगा, थोड़ा तो अंदर रह जाएगा। उसी तरीके से जब वेंट्रिकल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से ब्लड जो है वो निकलने लगता है। ये बीच में जो वेसल्स थे ना, ओयोटा एंड पल्मोनरी वेसल्स, वहां से निकलने लगता है। तो पहले वो लिख देता हूँ, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझता हूँ। तो इस रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन में पहला तो क्या हुआ, सेमिल्यूनर वाल्व जो थे वो ओपन हो गए, पहली बात। दूसरा, ब्लड जो था वो रैपिडली एंटर्स इनटू दो जगह पे गए, एक रिस्पेक्टिवली दो जगह पे गए, एक पल्मोनरी आर्टरी में गया और दूसरा अयोटा में गया।
रिस्पेक्टिवली पल्मोनरी आर्टरी में गया एंड अयोटा में गया, ठीक है, दोनों में गया, इसीलिए इसको बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब मुझे बताओ कि जब आप बॉटल को इस तरीके से रख के दबाओगे यहाँ से, तो बहुत सारा ब्लड यहाँ से निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, लेकिन क्या सारा निकल जाएगा? नहीं, कुछ वहां पे रह जाता है, ठीक है, कुछ वहां पे रह जाता है, और वो अभी आपको दिखेगा कौन से स्टेट में? दूसरे वाले स्टेट में। इतना समझ में आया आपको? ओके, चलो अब आता है पांचवा स्टेट। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के बाद होता है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब आप एकदम से इसको दबा देते हो तो एक तरफ से तो सारा ब्लड निकल जाता है, लेकिन क्या करता है पीछे से पहले जो पहले स्ट्रोक में निकलता है, यानी कि पहले शुरुआत में जो निकलता है वो बहुत ही फास्ट निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। यानी कि नाउ ब्लड स्लोली गोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स, यानी कि स्लोली इजेक्ट्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ठीक है, बहुत ही धीरे से जाएगा। अब स्लोली गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ब्लड है उसकी मर्जी, वो कैसे भी जाना चाहे, लेकिन इसके बाद होता क्या है, ये स्ट्रोक कितना भी खतरनाक हो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि इस स्ट्रोक के बाद क्या होता है। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब अभी भी इजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो आपके वाल्व है सेमिल्यूनर वाल्व, वो कैसे है? ओपन है, देखो ओपन है। अभी भी ये वाले वाल्व तो आपके कैसे है? क्लोज्ड है, ठीक है, ऊपर भी क्लोज थे, इधर भी क्लोज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल गया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ब्लड यहाँ पे रह जाएगा, थोड़ा ब्लड यहाँ पे रह जाएगा, इस ब्लड को अपन बोलते हैं क्या? ESV। क्या बोलते हैं? ESV। फिर से ESV, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मुझे बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोला? क्योंकि ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद बचा हुआ ब्लड है, इसलिए इसको बोला एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये होता है अराउंड 50 ml। कितना होता है? 50 ml, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मुझे एक बात, मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि मान लो कि टोटल 110 ml ब्लड आता है, कितना? उसमें से 50 चला गया, ठीक है, तो बचा कितना? 60 ml बचा। मान लो 120 आता है तो 70 ml बचा। तो टोटल ऐसा बोला जाता है कि 110 से 120 ml ब्लड जो होता है वो हर बार यहाँ पे हर साइकिल में वेंट्रिकल्स में आता है, और उसमें से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना बचता है? तो 50 ml बचता है। तो बाहर कितना निकला? बाहर निकला, वो निकला लगभग 60 से 70 ml ब्लड कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। और ये जो 60 से 70 ml ब्लड बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों? स्ट्रोक के साथ बाहर निकला है ना। आपने रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन जब हुआ, स्लो वेंट्रिकल जो भी इजेक्शन हुआ, पर इजेक्शन पे जो बाहर निकला, एक स्ट्रोक के साथ जब वो बाहर निकलता है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो 70 ml जो बाहर निकल गया, यहाँ से जो 70 ml जो बाहर निकल गया उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये मैं आपको बाद में लिखवा देता हूँ, ठीक है। 70 ml बाहर निकल गया। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अभी कितना बचा है? 50 ml बचा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की बॉटल तो अभी भी कौन से स्टेट में है? डायस्टोल की स्टेट में है। वो तभी आ गई थी डायस्टोल की स्टेट में। कब से आ गई है? जब से एट्रियल डीपोलराइजेशन होने के बाद आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तब से ये कहाँ पे? डीपोलराइज स्टेट में ही है। नो, डीपोलर नहीं, डायस्टोलिक फेज में। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स फेज में है। अच्छा,
अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक बात बताओ, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन हुआ था तभी ये कॉन्ट्रैक्शन में था। तो अब ये जो वेंट्रिकल्स है वो धीरे धीरे क्या करना शुरू करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने का शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में ही है, बाहर की ओर है, मतलब रिलैक्स कर रहा है, डायस्टॉल कर रहा है, और ये वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होने का शुरू कर रहे हैं। ये जस्ट देखो ईएसवी है, मतलब जस्ट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इनके पास है। तो ये अब वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू करेंगे। और एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जब भी वेंट्रिकल जो है वो डायस्टॉल करना शुरू करेंगे तब दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है, ये फुल्ली जब रिलैक्स हो जाएंगे तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे। अभी तो शुरू किया तो अभी नहीं होंगे, लेकिन जब भी करेंगे तब ये ओपन हो जाएंगे। और दूसरा, जैसे ये रिलैक्स होना शुरू करते हैं ये वाल्व जो होते हैं वो पहले क्लोज होंगे। तो जस्ट इसके बाद अब क्या होगा, ये दोनों वाल्व है जो वो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे दूसरी बॉटल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बॉटल ऐसी है। अब बॉटल में कुछ यहाँ पे ब्लड है, पानी है, ब्लड है, जो भी है। ऊपर वाला ढक्कन तो मैंने आपको बताया कब से क्या है, बंद है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला ढक्कन जो था वो कब से बंद है, देखो इसके ऊपर भी कैसा है, बंद दिख रहा है। ठीक है, अभी जो ढक्कन खुला है वो ये साइड वाला ढक्कन खुला है, ऊपर वाला तो अभी भी कैसा है, बंद है, साइड वाला खुला है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो जाने वाला ढक्कन है उधर से तो कुछ पानी वानी आने नहीं वाला है, मतलब यहाँ से रिटर्न बैक फ्लो कभी नहीं होता है। ठीक है, वाल्व से बैक फ्लो कभी नहीं होता है, ये याद रखना है। वो पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर बैक फ्लो हो गया तो उसको क्या डिजीज बोलते हैं, इसमें से नहीं होगा। चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि बैक फ्लो, यहाँ से ब्लड तो वापस तो आने नहीं वाला है, ये ढक्कन बंद है तो ऊपर से भी कोई ब्लड नहीं आने वाला है, तो क्या ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन वापस नहीं हो गई? समझ गए ना? ना तो आपका बैक फ्लो यहाँ से वापस तो आने नहीं वाला है, और ये वाल्व बंद है तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा। तो ये वापस से कौन सी कंडीशन हो गई, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वेंट्रिकल क्या हो रहा है, डायस्टॉल हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अपन, अब जो कंडीशन आएगी इसको क्या बोलते हैं अपन, छठे फेज को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। याद रहेगा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में देखो, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ये वाल्व तो बंद थे, ठीक है, और ये ऊपर वाले वाल्व खुले थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब रिलैक्स हो जाएगा तब ये वाले वाल्व भी अब यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो जब भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है तो पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, सेमिल्यूनार वाल्व बंद हो जाता है। तो इसमें पहली चीज होगी वो होगी सेमिल्यूनार valves आर क्लोज्ड। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई वाल्व क्लोज होता है तो वहां पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तब वहां पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हुए थे, तो वहां पे S1 सुनाई दिया था। तो जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है वहां पे कौन सा वाल्व बंद होगा, सेमिल्यूनार वाल्व बंद होगा। तो ये रहा आपका सेमिल्यूनार वाल्व जो है वो बंद होता है। तो देर इज अ सेकेंड साउंड प्रोड्यूस्ड, तो उसको बोलते हैं S2, यानी कि साउंड टू। ये प्रोड्यूस होता है और ये सुनाई कैसे देता है, डब आवाज में सुनाई देता है, DUB, डब। अब याद रखना, डब जो होता है ना वो बहुत ही कम टाइम के लिए सुनाई देता है आपको, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा। मतलब पहले के कंपैरिजन में ये बहुत ही प्रोनाउंस्ड सुनाई देगा। ठीक है, पहले के केस में ये बहुत ही प्रोनाउंस सुनाई देगा, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए सुनाई देगा। तो मोर इन इंटेंसिटी फॉर अ लेस टाइम। ठीक है, और ये सुनाई देता है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ये भी याद रहेगा आपको।
कितनी चीजें हुई अभी तक, रिवाइज करेंगे अपन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल्स जो है वो यहाँ पे रिलैक्स हो रहे होंगे। ये भैया तो तब से रिलैक्स हो रहे हैं जब से आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तब से ये रिलैक्स ही हुए पड़े हैं। ठीक है, दोनों देखो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों केस में चारों वाल्व आपको बंद दिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ऑल फोर वाल्व्स आर क्लोज्ड, चारों वाल्व कैसे हैं, बंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है सातवां और सबसे लास्ट स्टेट, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो है आपके वेंट्रिकल्स जो है वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। सबसे पहले वाले में ही मैंने आपको दो बॉटल बना के समझाया था कि जब भी वेंट्रिकल डायस्टॉल होंगे, तो वेंट्रिकल जब डायस्टॉल होना शुरू करते हैं, कोई भी ऑर्गन जो होता है वो डायस्टॉल होता है। चाहे एट्रिया ने, देखो एट्रिया वाला जो चैम्बर, एट्रिया ने जब डायस्टॉल होना शुरू किया था तो उसने अपने नीचे के वाल्व बंद कर दिए थे, तो उसने तब ट्राइकस्पिड बंद कर दिए थे। और वेंट्रिकल जो है वो जब शुरू हुआ डायस्टॉल होना, यहाँ पे देखो वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टॉल होना शुरू हुआ जैसे ही, तो उसने अपने नीचे वाले, ये यहाँ पे ऊपर दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में तो नीचे ही होते हैं, मतलब नीचे नहीं होते, पर एक बात समझाओ, उससे बाहर निकलने वाले वाल्व है, तो उसने अपने बाहर निकलने वाले वाल्व को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये बंद हो गया। लेकिन अब वेंट्रिकल खाली हो गया है, खाली नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, हाँ कितना है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑलरेडी 50 ml इसमें भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 50 ml भरा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा, नहीं, अभी वेंट्रिकल बोलेगा कि भाई मुझे नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर्ड होना है, मतलब और ब्लड चाहिए, तो और ब्लड चाहिए तो उसके लिए वो डायस्टॉल भी हो रहा है, और उसके साथ साथ अब वहां पे ऊपर वाले जो वाल्व है वो खुल जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये जब से अपना कहाँ गया, एट्रिया, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ था एट्रिया का, यहाँ पे एक बार यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब स्टिमुलस होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, यहाँ पे एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद से एट्रिया क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है। तो ये डीपोलराइज हुआ है तो इसके ऊपर से भी तो ब्लड आ रहा होगा, तो तब से इसने ब्लड क्या किया है, जमा करना शुरू किया है, तब से इसने ब्लड यहाँ पे जमा अपने आप में करना शुरू किया है। ठीक है, नीचे उसको फर्क नहीं पड़ता वेंट्रिकल क्या कर रहा है, उसने तो, उसके वाल्व बंद है, आपने उसका नीचे का ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, पर ऊपर से तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से एसवीसी है, पल्मोनरी आर्टरीज है, वहां से वो, अरे वेन्स है, वहां से वो अपना ब्लड भर ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है। तो ये तब से उसने भरना शुरू किया था, हर स्टेज में उसने अपने अपने ब्लड भरा दिया। ठीक है, तो जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही एकदम से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, तो आप ही बताओ क्या होगा। ये था आपका एट्रिया ऐसा, ठीक है, और ये था आपका वेंट्रिकल ऐसा। एकदम से इधर ब्लड भरा हुआ था, मान लो कि आपकी छत पे एक तंबू पे मान लो कि बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, और एकदम से नीचे से कोई छेद कर दे उसमें, ऐसा करके वाल्व ओपन हो, ये तो बंद है, सेमिल्यूनर तो बंद है, एकदम से जैसे ये खुल जाते हैं ट्राइकस्पिड और वो, तो क्या होता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। तो इस केस को बोलते हैं अपन, सातवें फेज को बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, तो टिल नाउ अभी तक क्या हुआ, टिल नाउ एट्रिया एक्ट्स एज रिजर्वायर, ठीक है, ऑफ ब्लड, वो अपने आप में जमा कर रहा था। नाउ ऑन डायस्टोलिक, यानी कि अभी क्या हुआ, ऑन डायस्टोल हुआ। ठीक है, तो ऑन डायस्टोलिक, ठीक है,
ऑन डायस्टोलिक क्या हुआ, ऑन डायस्टोलिक एकदम से ट्राइकस्पिड जो वाल्व जो थे वो खुले, और जैसे ही वो खुले तो यहाँ पे रैपिड जो है वो यहाँ पे फिलिंग हो रही है। ठीक है मैडम जी, हाँ, खाली खोटा कमेंट नहीं करिए। तो अपने यहाँ पे रैपिड फिलिंग हो रही है, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड रैपिडली गोज इनटू वेंट्रिकल। तो नाउ ऑन ओपनिंग ऑफ cuspid valves, blood rapidly fall into ventricles, खाली खोटा टाइम वेंट्रिकल्स में पड़ता है एंड कंटिन्यू टू फर्स्ट फेज। अभी तक ये डायस्टोल ही हो रहा है, ठीक है। और ये अब इसने क्या करना शुरू किया, अब ये आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक ये देखो अभी भी ये तो खुद अपन डायस्टोलिक फेज में ही है। अभी इसने, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में एट्रिया जो है वो अब सिर्फ अपना ढक्कन खोलता है, वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन में, यानी कि एट्रियल सिस्टोल जब होता है तब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तब तक तो वो यहाँ पे भी देखो डायस्टोल फेज में है, और पहले वाले में भी ये भी डायस्टोल फेज में है, ठीक है, और ये भी डायस्टोल फेज में है। अब मुझे एक बात बताओ, सातवें फेज जो है वहां तक वेंट्रिकल ने क्या किया, अपने आप को डायस्टोल करना शुरू किया, ठीक है। एक्चुअल में इसने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो था यहाँ से ही अपने आप को डायस्टोल करना शुरू किया था, यहाँ पे भी अपने आप को डायस्टोल किया, और पहले फेज में आ जाओ डायस्टेसिस में, यहाँ पे भी अपने आप को डायस्टोल कर रहा है। तो 3-4 फेज से अपने आप को डायस्टोल कर रहा है। तो जब उसने डायस्टोल किया था, जब से शुरू किया डायस्टोल, उसने कब से शुरू किया, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन में आपने देखो उसने पहली बार अपने आप को डायस्टोल करना शुरू किया था। तब उसके पास कौन सा ब्लड था, तब उसके पास था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। उसके बाद तो उसने डायस्टोल किया, और करते करते उसने यहाँ पे जो है अपने आप को डायस्टोल करना बंद कर दिया। इसके बाद क्योंकि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब इसके पास जो ब्लड आएगा, ऊपर से रैपिड ब्लड तो आ गया था, और उसके बाद एट्रिया ने भी अपने आप को क्या किया, डीपोलराइज किया, और उसके बाद उसने अपने वाल्व को क्या किया, बंद किया। तो दो चीजें हुई, वेंट्रिकल्स डायस्टोल हुए तब से उसमें ब्लड आ ही रहा है, उसके बाद भी उसमें फ्री फॉल तो हो ही रहा है, ठीक है। तो घुचड़ा मत करो, फिर से समझो। देखो सबसे पहले अपन दोनों यहाँ से समझते हैं, ध्यान से समझना कि सबसे पहले डायस्टेसिस में क्या हुआ कि दोनों जो है वो डायस्टेसिस में दोनों रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। अपन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को यूज करेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल को अभी भूल जाओ। दोनों रिलैक्स स्टेट में, दोनों रिलैक्स स्टेट में तब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से फ्री फॉल ब्लड आ रहा है, ठीक है। अभी भी फ्री फॉल ब्लड सारा का सारा आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई एक बार बॉटल में से सारा पानी आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है, तो उसके लिए अपन को बॉटल को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो तब पहली बार एट्रिया क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ये था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना सारा ब्लड नीचे ठाल दिया। जैसे उसने नीचे ब्लड सारा ठाल दिया, तो उसको दूसरे साइकिल के लिए वापस से ब्लड भरना पड़ेगा। तो उसके लिए वो अपने जो वाल्व है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब तो ऊपर से तो कोई ब्लड आता नहीं है, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये यहाँ पे जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड होगा, पहले साइकिल का जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था वो, प्लस यहाँ पे एट्रिया ने अपने आप को पिचक के जो ब्लड अलग से डाला वो। तो इस स्टेट में इसके पास दो ब्लड होते हैं, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, प्लस जो ऊपर से अभी अपने देखा ना ये रैपिड वेंट्रिकुलर वाला फीलिंग जो होता है वो इसके पास यहाँ पे होता है, याद रहेगा। ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था उसके पास, और उसके बाद उसके पास जो आया वो कौन सा आया, रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला। तो देखो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जब हुआ, उसके बाद उसने अपने आप को स्ट्रोक की, यहाँ पे सॉरी, स्लो वेंट्रिकुलर रिजेक्शन हुआ, उसके बाद उसने अपने आप को क्या किया, उसके पास बच गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बच गया। उसके बाद
क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और उसके तुरंत बाद होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो अभी इसके पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम तो था ही, प्लस ये रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग भी आ जाएगा। तो जब वापस से ये फेज 1 में जब एंटर करता है, तो तब यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था आपको कि इसके पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम प्लस रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला ब्लड होता है। अब मुझे बताओ कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में कितना होता है, 50 ml, और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में जब नया साइकिल आता है उसका कितना परसेंट ब्लड आ जाता है, तो 70% ब्लड उसका आ जाता है। और इसीलिए अपन ने बोला था कि जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, जब आप बॉटल को दबाते हो, तब रिमेनिंग 30% ब्लड भी इसमें आ जाता है। इतना याद रहेगा आपको? ओके, ठीक है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, और जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो ब्लड जमा होता है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जहाँ से वेंट्रिकल ने जहाँ से अपने आप को क्या करना शुरू किया, डायस्टोल करना शुरू किया, और जहाँ पे खत्म किया, अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसके पहले तक वो अपने आप को क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है। जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे वो खत्म करता है डायस्टोल होना, अपने आप को रिलैक्स करना बंद करता है, तो उस रिलैक्सेशन के एंड पे जो वॉल्यूम होता है उसको अपन बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये था अपना कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले क्या हो रहा है कि दोनों चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, और यहाँ से फ्री फॉल यहाँ से ब्लड का हो रहा है, ठीक है। तो उसने अपना 70% तो ब्लड ढाल दिया, अब मतलब नीचे डाल दिया। अब क्या होता है कि उसमें थोड़ा कुछ बचा कुचा रहता है, उसके लिए एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और उस एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तब 30% भी ब्लड आ जाता है। तो दोनों, मान लो कि अभी हार्ट जो है वो पूरा का पूरा रिलैक्स स्टेट में है, उसमें से 70% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में गिर चुका है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है वो है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है स्टिमुलस देना। डीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन और डायस्टोल का कोई कनेक्शन नहीं है, याद रखना। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है स्टिमुलस देना। अब बैक्टीरिया को स्टिमुलस देते हो, स्टिमुलस कैसे दोगे, कौन सा स्टिमुलस दोगे, कॉन्ट्रैक्शन करने का स्टिमुलस दोगे, इसीलिए अपन इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हार्ट आप जब हार्ट से मिले, मान लो कि मैंने आपके सामने एक हार्ट लाके रख दिया ऐसा, ये आपके पास एक हार्ट है ऐसा, और अभी आपने देखा कि यहाँ पे ब्लड फ्री फॉल हो रहा था, तब तक आप देखते रहे, फिर क्या हुआ, ब्लड ऊपर से नीचे गिरना रुक गया, तो अपना ह्यूमन दिमाग क्या करेगा कि यार मजा नहीं आया, बचा कुचा है उसको भी निकाल देते, तो आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जहां से बचा कुचा ब्लड है, ऊपर ही बचा कुचा है, तो उसको निकालने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो पहला आपका स्टेप, एक्चुअली दूसरा बोलते हैं, क्योंकि पहला तो जो स्टेट में आपने देखा था वो उसका पहला स्टेट था, ये दूसरा वाला है, इसलिए इसको बोला अपन ने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला जो मतलब दूसरा जो स्टेप हुआ वो कौन सा हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब आपने तो क्या कर दिया, दबा दिया। अब दबाने के बाद आपने क्या किया, छोड़ दिया, ऐसा ऐसे स्टेट में हार्ट को छोड़ दिया। अब ये अपने आप को क्या करेगा, वापस रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये अपने आप को वापस डीपोलराइज करेगा, और क्योंकि डीपोलराइज करते समय इसने क्या बोला कि भाई तूने मेरा सारा ब्लड निकाल दिया, तो अब मेरे को वापस भरना है, तो सेम अपने आप को रिलैक्स भी करेगा और यहाँ पे इस वाल्व को बंद कर देगा। और उसी समय क्या हुआ कि आपने ऊपर से प्रेशर लगा के सारा ब्लड नीचे ढाल दिया है, तो ये डीपोलराइज करेगा, सॉरी डीपोलराइज नहीं, ये रिलैक्स होगा। तो जब एट्रिया रिलैक्स हो रहा है तब सामने ये भी रिलैक्स हो ही रहा होगा। यहाँ पे देखो, आपने एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो तब तो ये रिलैक्स हो ही रहा था, लेकिन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब वो पहले इस स्टेज से नीचे जाएगा तब भी ये रिलैक्स कर ही रहा होगा। हाँ, समझ में आया आपको? पहला स्टेज था कि तब आपने हार्ट को एज इट इज देखा, दोनों रिलैक्स स्टेट में थे, अपना मैक्सिमम 70% जो अपना ब्लड था वो इसने नीचे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 70% ऑलरेडी प्रेजेंट था, और उस 70% ब्लड में क्या था, ऑलरेडी प्रेजेंट, उसमें क्या क्या था, एक तो था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था, ठीक है, प्लस उसमें वेंट्रिकुलर रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला ब्लड था, और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके। अब क्या हुआ कि इसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग 30% ब्लड भी इसमें डाल दिया, ठीक है, 70% ऑलरेडी प्रेजेंट था, 30% डाल दिया। ओके। दूसरे क्या होगा कि जैसे आपने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो अपने आप को रिलैक्स कर देगा, और क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत सारा भर गया है, तो अब हार्ट क्या करेगा, खाली करना चाहेगा।
तो अब होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक इसलिए क्योंकि ऊपर के दोनों वाल्व क्या है, बंद है, चारों वाल्व बंद है एक्चुअली, ये तो पहले से ही बंद थे और ये दोनों भी अभी बंद हो गए। तभी आपको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जब शुरुआत होता है कॉन्ट्रैक्शन का, तब आपको सुनाई देता है साउंड, लब सुनाई देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद वेंट्रिकल शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट करना और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब वहां पे होगा रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है तो वो ब्लड जो होता है वो रैपिडली अपने अपने रिस्पेक्टिवली जो आगे वाली जो वेसल्स होती है उसमें चली जाती है। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट वाली सिस्टमिक वेसल्स में यानी कि एओर्टा में चली जाती है और राइट वाली जो होती है वो पल्मोनरी वेसल्स में चली जाती है। और यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकलता है, याद रखना, ये जो ब्लड बाहर निकला उसको अपन बोलते हैं, जो आउटफ्लो हुआ ब्लड का उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो अराउंड होता है 70 ml के आसपास। याद रखना है आपको, कितना, 70 ml के आसपास होता है। ठीक है, और जो बच गया वो बोलते हैं आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन बचा। आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन मतलब आफ्टर सिस्टोल बचा, मतलब कि सिस्टोल के एंड में, तो उसको बोलते हैं अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और वो कितना बचा टोटल, मैंने आपको बोला था कि 120 ml ब्लड आता है और उसमें से 70 ml चला जाता है, तो वो कितना हो गया, 50 ml ब्लड उसमें बच जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने देखी हो। अब इन सारी कंडीशन को मेरे को देख के बताओ कि एट्रिया कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो सेकेंड फेज में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। देखो, एट्रिया सिर्फ एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल आप देखो तो बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और डायस्टोल भी कर रहा है। तो मेजोरिटी जो इवेंट्स होती है ना वो वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, तो जब अपन, मैं आपको सिस्टोल बोलूँ और डायस्टोल बोलूँ, तो एक चीज याद रखना कि जब मैं सिस्टोल बोलूँ और डायस्टोल बोलूँ तो वो वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है, सिस्टोल और डायस्टोल वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट। अभी आपको ये सब समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन चलो अभी एमसीक्यूज पे आ जाता है कि जो आपको पूछे जाते हैं। ये ऊपर वाली सारी बातें जो हो गई ना अभी तक की, उस पूरे इवेंट को अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये सातों फेज होते हैं सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकेंड में। ठीक है, सातों फेज होते हैं 0.8 सेकेंड में। याद रखना है आपको, इसका टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड, उतने में सब हो जाता है। इनमें से मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि ये 7 की जगह 8 फेज होते तो इसको अपन 0.8 मान लेते, और उसमें से एट्रिया सिर्फ और सिर्फ एक में ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पूरे कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल कब हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल कब हो रहा है? 0.8 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, सॉरी 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है। ठीक है, और सेम उसी टाइम पे, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है सिर्फ उसी टाइम के लिए, याद रहेगा। और पूरे उसी दौरान एट्रियल डायस्टोल हो रहा है रिमेनिंग टाइम के लिए, यानी कि 0.8 सेकेंड के लिए। सॉरी 0.8 नहीं होगा, 0.7 होगा। टोटल मिला के हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, पूरे 0.8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड तक क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल होता है, और बाकी के 0.7 सेकेंड तक एट्रियल डायस्टोल रहता है। मतलब मान लो कि 8 सेकेंड में से 1 सेकेंड के लिए ही एट्रिया जो होता है वो सिस्टोल में रहता है। मेजोरिटी टाइम पे वो डायस्टोल में ही रहता है। वो कब सिस्टोल में जाता है? जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग करनी होती है तभी वो सिस्टोल में, नहीं सॉरी, नॉट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, आफ्टर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, अब जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है उसी स्टेट में वो सिस्टोल में जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ना वो होता है 0.3 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है वो होता है 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये भी टोटल मिला के हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ कि अपन ने ये वाला पढ़ा था, पी क्यू आर एस एंड टी वेव, और वापस यहाँ से पी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अपन ने इसको पी को क्या बोला था, एट्रियल सिस्टोल बोला था, या एट्रियल डीपोलराइज बोला था, ओके, सिस्टोल बोल रहा था। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अपन ने बोला था वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोला था। मैं आपको वापस ले जाऊँ अगर, हाँ मैं अगर आपको वापस ले जाऊँ, ये आपका ईसीजी है, आपने ईसीजी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ ये रहा ना, हाँ। मुझे ये बताओ, पी को अपन ने बोला एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे तीनों टर्म एक है। डीपोलराइजेशन का मतलब ये, ठीक है। और क्यूआरएस को अपन ने बोला वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी को बोला अपन ने, टी को बोला वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कहीं पे आपने एट्रियल रिलैक्सेशन देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एट्रियल रिलैक्सेशन जो होता है ना, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पीछे छुप जाता है, ठीक है। तो एट्रिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी वेंट्रिकल के सामने, कि भैया जब एट्रियल रीपोलराइज हो रहा है, एट्रियल जब रिलैक्स हो रहा है, उसी दौरान जो है वेंट्रिकल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसका तो ग्राफ ही नहीं मिलता है, एट्रिया जो होता है ना उसका ग्राफ नहीं मिलता है, वो जब रिलैक्स हो रहा है। तो मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके पीछे एट्रिया के रिलैक्स होने का ग्राफ छुप जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल डोमिनेंट होता है। तो जब अपन बोलते हैं ना हार्ट सिस्टोल में जा रहा है, हार्ट डायस्टोल में जा रहा है, तो वो वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि ग्राफ मेनली डिपेंडेंट होता है वेंट्रिकल की एक्टिविटी पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो वापस से आ जाते हैं अपन अपने वाले पे। ओके, इसका मैं मैंने आपको क्यों बताया, उसकी मैं आपको बात करना चाहता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको जॉइंट जो है डायस्टोल कितने का दिख रहा है? जॉइंट डायस्टोल देखो, एट्रिया डायस्टोल करता है इसके लिए 0.7 के लिए, और वेंट्रिकल 0.3 के लिए करता है, ठीक है। एट्रिया ने, मान लो कि यहाँ से अपन, मैं अगर इस साइकिल को लीनियर लूप पे दिखाऊं, तो यहाँ से एट्रिया ने अपना क्या करना शुरू किया, डायस्टोल करना शुरू किया 0 सेकेंड से। और एट्रिया ने कहाँ तक डायस्टोल किया, 7 सेकेंड तक डायस्टोल किया, 0.7 सेकेंड तक डायस्टोल किया। वेंट्रिकल ने भी 0 से शुरू किया था, लेकिन उसने सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए शुरू किया। तो दोनों ने साथ में कितना डायस्टोल किया, मेरे को ये बताओ। सॉरी, इसने 0.3 नहीं, 0.5 के लिए किया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने के लिए, 0.5 के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ पे देखें तो अपने को लगेगा कि दोनों 0.5 के लिए साथ में कर रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकुलर इसके जस्ट बाद में, यानी कि 0.1 के बाद में शुरू करता है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल, यहाँ से वेंट्रिकल का जो था वो इतना था। इसमें नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं आपको अलग से बताता हूँ। छोड़ो इसको। मान लो मैं कार्डियक साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके, ये एक छोटा गोला बनाया और ये एक बड़ा गोला बनाया। दो गोले बनाए मैंने यहाँ पे, ओके। छोटा गोला एट्रिया के लिए बनाया है, बड़ा गोला वेंट्रिकल के लिए बनाया है, ठीक है। और इस पूरे गोले को मैं 0.8 सेकेंड में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 8 भाग में तोड़ना पड़ेगा। ये एक भाग में तोड़ा, ये दूसरे भाग में तोड़ा, ये तीसरे भाग में तोड़ा,
चौथे भाग में तोड़ा, मतलब 4 लाइन बनाई, तो टोटल 0.8 सेकंड में डिवाइड हो गया। कैसे हुआ देखो, ये 0.1 सेकंड, ठीक है, ये 0.2 सेकंड, ये 0.3 सेकंड, ये 0.4 सेकंड, ये 0.5 सेकंड, ये 0.6 सेकंड, ये 0.7 सेकंड, और ये 0.8 सेकंड। ठीक है, छोटा वाला गोला जो है ना वो एट्रिया का है और बड़ा वाला वेंट्रिकल के लिए। अब आ जाते हैं अपने कार्डियक साइकिल पे। चलो मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले वाले स्टेट में तो दोनों रिलैक्स है, इसको नहीं छेड़ना है। मैंने ये बोला था कि मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये सबसे लास्ट कंडीशन होती है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ पे एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हुआ। कितने टाइम के लिए हो रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन 0.1 सेकंड के लिए हो रहा है। तो अकेला ही शुरू हुआ था, देखो सेकंड वाले में देखो एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन जब हो रहा है 0.1 सेकंड के लिए, तब वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो 0.1 सेकंड के लिए ये अपन ने गलत कर दिया देखा जाए तो, कोई बात नहीं, जीरो से शुरू होता है ना एक्चुअली। ये होता है जीरो से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, और ये होता है 0.8। ये गलत बना दिया है, क्या हो रहा है आज। हाँ, देखो ये 0 सेकंड है, ये 0 सेकंड है। जीरो से यहाँ तक को अपन बोलेंगे 0.1 सेकंड, ये है आपकी 0.2 सेकंड, ये जो टाइम है वो है 0.3 सेकंड, इस ड्यूरेशन को बोलेंगे 0.4 सेकंड। ये 5वीं सेकंड है, मतलब 0.5वीं सेकंड, ये 0.6वीं सेकंड है, ये 0.7वीं सेकंड है, और ये 0.8वीं, यानी कि जीरो जहाँ था वहां पे 0.8 सेकंड एक साइकिल घूम के जब आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये छोटा सर्कल एट्रिया के लिए है, तो मैंने बोला एट्रिया, जब भी अपन लाइन करेंगे ना ऐसा डार्क, वो कॉन्ट्रेक्शन की होगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, तब अपन ने देखो एट्रिया पे अपन ने ऐसा क्रॉस क्रॉस किया, वेंट्रिकल को कुछ यहाँ पे किया नहीं, वेंट्रिकल क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है, कर रहे हैं। तो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल डायस्टोल में। ओके, तो चलो सेकेंड वाला खत्म हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे एट्रिया भी रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे में भी देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन जब हो रहा है, तब वेंट्रिकल ने क्या किया होगा, शुरू किया होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया। देखो यहाँ पे देखो, थर्ड में वेंट्रिकल्स ने शुरू किया, थर्ड तक वेंट्रिकल क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। तो अगर मैं जीरो से गिनूं, मतलब 0 सेकंड से गिनूं, तो वेंट्रिकल कहाँ तक रिलैक्स होगा, 0.5 सेकंड तक। यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड तक होता है, 0.5 सेकंड तक होता है। ठीक है, तो एट्रिया जब सिस्टोल कर रहा है तब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कुछ नहीं, रिलैक्स हो रहा है। लेकिन जस्ट एट्रिया ने अपना कॉन्ट्रेक्शन खत्म किया, उसके तुरंत बाद वेंट्रिकल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। तो वेंट्रिकल ने 0.1 सेकंड से शुरू किया, जब 0.1 सेकंड हो गई वहां से शुरू किया, और कब तक वेंट्रिकल कब तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.3 सेकंड तक। यानी कि अगर दो एक से चालू करेगा तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गया, बस हो गया, इतना याद रखना है आपको। अब इससे आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, सारे जितने भी नीट में आते हैं इसी गोले से सारे होंगे। जहां पे जीरो है ना वहां पे आप लिख दो पी। ठीक है, 0.1 सेकंड हो रही है वहां पे लिख दो आप क्यू आर एस, और 0.4 सेकंड है वहां पे आप लिख दो टी। ये सारे आपके वेव बन गए। अब मुझे ये फोटो देख के बताओ जॉइंट डायस्टोल कहाँ हो रहा है, वेर इज अ जॉइंट डायस्टोल, यानी कि दोनों साथ में डायस्टोल कर रहे हो, वो कहाँ हो रहा है। ये देखो, इतनी जगह है जहां पे वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है और एट्रिया भी डायस्टोल कर रहा है। ठीक है, कहाँ से लेके 0.5 से लेके
0.8 सेकेंड तक आप देखो तो दोनों क्लियर है, दोनों में कुछ नहीं है। अगर इस वाले ड्यूरेशन में देखो तो वेंट्रिकल तो डायस्टोल में है, लेकिन एट्रिया कहाँ पे है, सिस्टोल में है। ये जहाँ पे डार्क डार्क किया है ना, वो सिस्टोल में है। अच्छा, अगर इस टाइम में देखो, इस वाले टाइम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रिया डायस्टोल कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नहीं आएगा। दोनों डायस्टोल में हो, यानी कि दोनों रिलैक्स स्टेट में हो, वैसी वाली ये कंडीशन है। कहाँ से लेके पॉइंट जो ये 4 सेकेंड है ना, ये 4 सेकेंड यहाँ पे आती है, यहाँ पे 0.4 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से लेके 0.8 सेकेंड तक आप देखो तो टोटल कितनी सेकेंड हुई, 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल 0.4 सेकेंड ऐसी है कि जहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो जॉइंट डायस्टोल आपको पूछा जाता है। कितने टाइम होता है, फॉर 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है। ये आप मेरे को कंडीशन दिखा सकते हो, जॉइंट डायस्टोल कौन कौन सी कंडीशन में होती है? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। कैसे? अपन अपने फोटो में जाएंगे कि दोनों जहाँ पे डायस्टोल कर रहे हो वैसी कौन सी कंडीशन है। एक तो डायस्टेसिस है, देखो डायस्टेसिस में दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन में आएगा नहीं, ये वो 0.1 सेकेंड है जहाँ पे एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, यानी कि वो इसको अपन उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, भैया यहाँ पे एट्रिया तो डायस्टोल कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अभी सिस्टोल में आ चुका है, यानी कि इसको भी अपन नहीं गिनेंगे, तो सॉरी। रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन में क्या होगा, भैया यहाँ पे एट्रिया तो डायस्टोल कर ही रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन वेंट्रिकल रैपिड इजेक्शन है, मतलब उसने तो अच्छे से फोर्स लगाया होगा, तो ये भी नहीं आएगा। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, हाँ भैया, ये सिस्टोल में इसने थोड़ा थोड़ा डायस्टोल होना शुरू किया होगा, लेकिन अपन इसको भी नहीं नहीं गिनते। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड डायस्टेसिस, ये तीन वो फेज है जो इस 0.4 सेकेंड में आते हैं। कौन से? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड डायस्टेसिस, वो तीनों इस जॉइंट डायस्टोल के फेज में आते हैं। ओके भैया, एट्रियल डीपोलराइजेशन किस फेज में आएगा, वो इस 0.1 सेकेंड में आएगा। कहाँ पे आएगा, ध्यान से समझ आए, इस 0.1 सेकेंड में आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन में आएगा। और देखो इसको अपन ने पी वेव से दर्शाया है, यहाँ से पी वेव शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शुरू होगा और वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खत्म होगा 0.4 सेकेंड के लिए। और फिर यहाँ 0.4 सेकेंड के बाद टी वेव होगी, और आपको पता हो कि टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो टी वेव पूरे के पूरे वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। और तभी मैंने बताया था कि आपका एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है ना, वो क्यूआरएस फेज के कॉन्ट्रैक्शन के और टी वेव के रिलैक्सेशन में छुप जाता है। आप देखो कि यहाँ पे पूरे इस टाइम के लिए, रुक जाओ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं आपको कर देता हूँ ग्रीन कलर। अब ध्यान से समझना, इस पूरे ये वाला ग्रीन ग्रीन टाइम के लिए आप देखो, ये है आपका एट्रियल रीपोलराइजेशन, लेकिन वो किसके पीछे छुप गया है, एक तो इस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे, और 0.5 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है उसके पीछे छुप गया है। इसीलिए अपन को पी वेव जो है वो क्या डिनोट करता है, एट्रिया का रीपोलराइजेशन। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अपने पास एट्रिया के रीपोलराइजेशन के लिए कोई अलग से फेज नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल आपको आना चाहिए। पहला फेज मैंने बताया था डायस्टेसिस, डायस्टेसिस में दोनों चैम्बर ओपन है, ठीक है, ऊपर के वाल्व इसके पहले से ही खुले हुए हैं, ताकि सारा का सारा ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कहाँ से नीचे आ रहा है, तो मैंने बोला एट्रिया से नीचे आ रहा है। इसके पहले कौन सा था, इसके पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग था, तो ऑलरेडी कुछ ब्लड यहाँ पे पड़ा होगा। और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के पहले भी स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया था, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पड़ा होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसीलिए डायस्टेसिस में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ब्लड पड़ा होता है और ऊपर से फ्री वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, वो आ जाती है। अब क्या हुआ भैया, फ्री वेंट्रिकुलर फिलिंग तो हो गई, अब हमें क्या करना है, एट्रियल डीपोलराइजेशन करना पड़ेगा, ताकि रिमेनिंग ब्लड को भी हम स्क्वीज करके अंदर निकाल दें
और ये हमने रिमेनिंग ब्लड को भी यहाँ पे निकाल दिया। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन में जो बचा कुचा 30% ब्लड होता है वो भी आ गया। अब एट्रिया खाली हो गया, इसको वापस भरना है। किसी भी चीज को भरने के लिए नीचे से अपन को उसके बटन बंद करने पड़ते हैं, उसके जो वाल्व होते हैं उसको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद जब वाल्व बंद करते हो तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है भैया? एट्रिया को तो अपना ब्लड भरने के लिए वाल्व बंद करने पड़े, लेकिन वेंट्रिकल्स के पास अभी ब्लड भर गया है, उसको अभी ब्लड निकालना है। तो वो निकालने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से ब्लड निकालता है। और इसीलिए जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तब चारों वाल्व बंद है। देखो ये अभी निकालने का ट्राई कर रहा है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी वाल्व खुले नहीं है। ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तब उसके शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, आपके कस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं और उसी का आवाज आता है S1, जिसको अपन बोलते हैं लब साउंड। क्या बोलते हैं? लब साउंड बोलते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पहला आवाज आया। अब क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ था, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ था। और जैसे ही वेंट्रिकल और दबे एकदम से ब्लड बाहर निकलेगा, जिसको अपन ने बोला रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में एकदम से ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन सारा ब्लड बाहर नहीं निकलता। जो निकल गया उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो सिस्टोल कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, सारा ब्लड नहीं निकलेगा, जो निकलेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। और जो बच गया अंदर उसको बोलते हैं अपन एंड। किसके बाद बचा? सिस्टोल। तो सिस्टोल के एंड में बचा, इसलिए इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। टोटल 110 ml ब्लड आया था, 120 ml ब्लड आया था, उसमें से मैंने बोला 70 ml ब्लड निकल गया, तो बचा कितना? 50 ml। सवाल है कि भैया स्लो जब भी अपना रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल जाता है, तो वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद जो ब्लड बचता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो कितना होता है? और वो होता है कितना? 50 ml। निकल कितना गया? 70 ml। टोटल कितना आया था? 110 ml। अच्छा, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे को बताओ। अब अब क्या हो रहा है कि भैया ये तो निकल गया, ठीक है, ये तो निकल गया। अब मैंने ये बताया कि भैया यहाँ से जो भी निकलना था वो सब निकल गया है, यहाँ से जो भी जाना था वो सब जा चुका है। मुझे एक बात बताओ कि जब 0.8 सेकेंड में एक इवेंट हुआ, ठीक है, 0.8 सेकेंड जो था उसमें एक इवेंट हुआ, और एक इवेंट में अपन को दो साउंड सुनाई दिए, S1 एंड S2 सुनाई दिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये टोटल अपन 1 मिनट के लिए गिनते हैं। इसको बोलते हैं, दो साउंड को अपन बोलते हैं 1 बीट। धक धक, लब दब, धक धक, इसको बोला है 1 बीट। और ऐसा अपन क्या करते हैं, 1 बीट को 1 मिनट तक सुनते हैं। तब अपन ने ध्यान से सुना कि भैया मुझे 1 बीट तो 0.8 सेकेंड के लिए सुनाई दी, लेकिन जब मैं इसको 1 मिनट तक सुनता हूँ, तो 1 मिनट तक मैं गिनता हूँ, तो कई कई बार मुझे 60 से लेके 100 बीट सुनाई देती है। आप ये, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है 60 से 100। अपन इसका एवरेज मान लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट मान लेते हैं। तो भैया 1 मिनट में कितनी हार्ट रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक बीट थी, वो तो 1 बीट थी, उसको जब 1 मिनट तक सुनते हैं तब इसको अपन बोलते हैं हार्ट की रेट है। ये क्या है? हार्ट की रेट। रेट का मतलब क्या हुआ, कितनी बार वो धक धक किया। तो एक बार धक धक, ये दो आवाज को बोलते हैं एक धक धक, ठीक है, एक धक धक को बोलते हैं एक बीट। वैसा अपन 1 मिनट तक गिनते हैं तब अपन इसको बोलते हैं कि भैया ये तो क्या है, उसका हार्ट बीट है। पहले हार्ट बीट था, 1 मिनट तक सुना तो वो बन जाता है हार्ट रेट। मुझे एक बात बताओ, हार्ट रेट किसको बोलते हैं? बीट जो थी उसको अपन ने कितने 1 मिनट तक गिना, तो उसको बोल दिया अपन ने हार्ट रेट। तो टोटल जो अपन को हार्ट रेट सुनाई देता है, हार्ट रेट और कुछ नहीं है, वो हार्ट बीट ही है। वो जो S1 S2 सुना था वही था, लेकिन वो अपन ने 1 मिनट तक सुना। तो व्हाट इज अ हार्ट रेट कोई आपको पूछे तो आपको याद रखना है, 1 बीट जो है वो रहती है 0.8 सेकेंड के लिए, ठीक है। पर बीट्स पर मिनट अपन जब देखते हैं तो वो बन जाती है क्या, हार्ट रेट। आपने क्या निकाला, इसका रेट निकाला। जैसे अपन डिस्टेंस का रेट निकालते हैं ना, डिस्टेंस पर टाइम, तो वो क्या बन जाता है अपने लिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी और कुछ नहीं है, वो रेट ऑफ डिस्टेंस पर टाइम ही तो है। इसी तरीके से ये बीट का रेट है, पर मिनट में गिनते हैं तो इसको बोलते हैं अपन हार्ट रेट। हार्ट रेट होती है पर मिनट।
और ये एवरेज जो सुनाई देती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन स्टैंडर्ड अगर आपको याद रखना हो तो याद रखो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होती है। बीपीएम का मतलब है बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। याद रहेगा इतना? ओके, वेल डन, बिल्कुल याद रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ सवाल बोले थे भैया, जब एंड डायस्टॉल होता है, ये देखो ये डायस्टॉल है यहाँ पे, ये रिलैक्सेशन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया, सब यहाँ पे आ गया। तो एंड डायस्टॉल जब होता, सॉरी ये नहीं है, एंड डायस्टॉल क्या हुआ कि जब सारा का सारा जो आपका 30% था, 70% तो था ही, लेकिन रिमेनिंग 30% ब्लड था वो भी आ गया। तो ये टोटल जो 100% ब्लड होता है ना, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये मैंने आपको क्या बताया था कि भैया आपके पास जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो, प्लस जो रैपिड फिलिंग में आया है वो, ये दोनों होते हैं। और वो टोटल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो अराउंड अप्रोक्सीमेट होता है 120 ml। ये कैलकुलेशन के लिए अपन इसको 120 गिनते हैं। ठीक है, 120 ml होता है, याद रहेगा इतना। ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब ये एक फुल डब्बे में सब कुछ होने के बाद टोटल जो ब्लड है वो कितना है? 120 ml। अब आपने इसको स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक देके इसको कंप्रेशन किया, कंप्रेशन होने से जो बाहर निकल गया उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको अपन ने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास होता है कितना? कितना ब्लड बाहर निकलता है? तो मैंने बोला कि अराउंड 70 ml ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, 120 ml था, उसमें से 70 ml बाहर निकल गया तो बचा, उसको अपन बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और वो अराउंड बचता है कितना? 50 ml अंदर रह जाता है। ठीक है, तो ये सारे वॉल्यूम्स आपको याद रखने हैं, ये भी एज इट इज आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज पूछते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना ब्लड निकाला? फ्रैक्शन है मतलब किसी को रखना पड़ेगा। भैया मेरे पास टोटल 120 ml आया था, उसमें से मैंने 70 ml निकाल दिया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कुछ नहीं है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो टोटल था। टोटल कितना था अपने पास? तो टोटल देखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो टोटल है। ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 डिवाइडेड बाय 120। और ये अराउंड रफली 60% के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 60-65 जो भी आता है वो आना चाहिए। परसेंटेज में इसको निकाल लेना आप। ठीक है, तो ये होता है इतना। ठीक है, याद रहेगा? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हार्ट अपने इन वन साइकिल, एक साइकिल में वॉल्यूम जो है उसको स्ट्रोक आउट करता है फ्रॉम वेंट्रिकल। कितना होता है वो? 50 ml होता है। ठीक है, मतलब एक बीट में वो 50 ml ब्लड बाहर फेंकता होगा, ऑब्वियस बात है। ये तो एक बीट की बात हुई, लेकिन हार्ट रेट मतलब पर मिनट है ना, फॉर 1 मिनट इट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। जैसे आप एवरेज चेक करते हो ना, तो कार्डियक आउटपुट हार्ट का एवरेज है। मतलब क्या हुआ, एक बीट में तो इसने सिर्फ 50 ml ब्लड निकाला, लेकिन जब ये तो बीट हो गई, एक बीट में 50 ml निकाला। ऐसा जब अपन हार्ट रेट गिनते हैं तो उसी तरीके से एक मिनट में ये कितना ब्लड निकालता है। तो याद रखना, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? तो कार्डियक कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट इन वन स्ट्रोक इनटू हार्ट रेट करते हैं। ये कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, ये कार्डियक ये होता है फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ, एक आउटपुट में कितना ब्लड निकालते हैं अपन? अराउंड 70 ml। और मैंने आपको हार्ट रेट कितनी बताई? एक बार में 72 के आसपास बीट मिलती है ना। अपन हार्ट रेट क्या होता है? एक मिनट में मिलती हुई बीट। तो एक बीट तो बीट है, लेकिन एक मिनट में जो मिलती है उसको अपन हार्ट रेट बोलते हैं। कितनी मिलती है? तो मैंने बताया 72।
कैलकुलेशन के लिए उसको अपन मान लेते हैं, चलो ना पूरा ही मान लेते हैं, 72 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इतना इतना मिलता है, इतने ml। ठीक है, इतने पर मिनट है तो ml पर मिनट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपना हार्ट 1 मिनट में कितने 5040 ml ब्लड को बाहर निकाल रहा है। ये कुछ अराउंड 5 लीटर ब्लड नहीं हो गया? तो याद रखना है अपना कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। अभी तक कैलकुलेशन में मैंने आपको कितनी चीज बताई, देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के लिए और एट्रिया डायस्टोल करता है 0.7 सेकंड के लिए। ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम याद रखो, इसमें हो जाएगा। अंदर वाला जो है इट इज फॉर एट्रिया, ये अंदर वाला जो है ना वो किसके लिए, एट्रिया के लिए है। और बाहर वाला जो है वो मैंने आपको बताया किसके लिए है, अंदर वाला एट्रिया के लिए है, और बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला वो किसके लिए है, वेंट्रिकल्स के लिए। तो आप देखो एट्रिया सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि वेंट्रिकल देखो यहाँ से लेके 1, 2 और 3 पूरे के पूरे कितने 0.3 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से एट्रियल डायस्टोल देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.7 सेकंड के लिए एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जबकि वेंट्रिकल देखो 1, 2, 3, 4 और 5 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है। इन दोनों में से जॉइंट डायस्टोल कोई पूछे तो जहां पे दोनों डायस्टोल कर रहे हो, वैसे ही ये सेकंड है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 0.4 सेकंड के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। इसी से ही आपको पता चल जाएगा। पी क्यू आर एस टी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कहाँ पे पी रखना है, कहाँ पे क्यू रखना है। मैंने आपको पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल भी रिवाइज करवाया है। फिर मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा जो होता है ना, जितना भी इवेंट होता है वो 0.8 सेकंड में होता है, और उसमें जब अपन अपने हाथ पे रखते हैं वो धक धक सुनाई देता है, तो वो अपन को एक बीट सुनाई देती है। तो 0.8 सेकंड के लिए वो अपन को एक बीट सुनाई देती है। वैसे अपन पूरे मिनट के लिए गिने तो उसको अपन बोलेंगे अपने हार्ट का रेट। रेट का मतलब हुआ भाव नहीं, रेट का मतलब ये प्राइस नहीं, रेट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है। ठीक है, 0.8 सेकंड में अगर वो एक बार कर रहा है तो जब आप 8 मिनट के लिए गिनते हो सबका अलग अलग होता है, लेकिन वो अराउंड होता है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, बुक्स में लिखा होता है 60 to 100, एनसीईआरटी में लिखा है 72 बीट्स पर मिनट, स्टैंडर्ड बुक्स में 60 to 100 लिखा होता है। ओके, इतना समझ में आया। फिर मैंने आपको बोला कि ये फिर से एक बीट के लिए आ गए अपन। एक बीट में एक बार एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम वो होता है 120 ml। कितना होता है, 120 ml। उसमें से वो स्ट्रोक करके बाहर निकाल देता है, वो होता है 70 ml। तो उसके पास बचा कितना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो बचा 50 ml। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि एक बीट में अगर वो 70 ml निकाल रहा है बाहर, तो 1 मिनट में कितना निकाल रहा होगा, तो 1 मिनट में जितनी बीट होती होगी वो उतना निकालता होगा। तो 1 मिनट में बीट होती है 72। तो इससे अपन को पता चलता है कार्डियक आउटपुट कि अगर वो एक बीट में 70 ml निकाल रहा है तो वो पूरी हार्ट रेट में 70 ml इंटू 72 इसका हार्ट रेट है। इसको मल्टीप्लाई करने पे अपन को मिलता है 5040 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 5040 ml निकालता है। सिंपल मैथ्स है। ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेट किया तो ये 5000 ml मान लिया, और ये 5 लीटर, यानी कि अपना कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। 1 मिनट में अपना हार्ट जो होता है वो 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, बाहर फेंकने का काम करता है। देखो, मैंने एक ही वीडियो में 3 बार आपको हार्ट मतलब कार्डियक साइकिल रिवाइज करवाया है, सारे के सारे वॉल्यूम्स रिवाइज करवाए, फिर भी मैं इतना खतरनाक इंसान नहीं हूँ कि मेरे बोलने से आपको याद रह जाएंगे। ना ही आप इतने खतरनाक इंसान हो कि कोई कितनी भी अच्छी तरीके से समझे आपको एक बार में समझ में आ जाए। हो सके तो 2 बार देखना, 3 बार देखना। देखने की इच्छा ना हो वीडियो तो आप खुद से समझने का ट्राई करना। ठीक है, आप सोचो कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आपका हार्ट निकालता है आपके लिए, तो आप इसके लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हो। अच्छे से पढ़ियो। हार्ट का कार्डियक साइकिल वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कौन से उसका फेज में प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और फिर कुछ हार्ट के डिजीज है ना, जैसे एंजाइना है, फिर कार्डियक फेलियर है, जिसको अपन फिर वो हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, ये सब भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहले ये वाला चैप्टर, ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ना। थोड़ा लंबा है आई नो, पर मजा आएगा। ठीक है,
तो तब तक के लिए मौज करो, पढ़ो और थैंक यू।